कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। AK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। नौमेनी गोल्ड अनोखी तकनीक है जापान की। अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचि और आप सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम अन्नदाता में बहुत स्वागत है। हर रोज की तरह इस बार भी हम कुछ खास आपके लिए लेकर आए हैं, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। लोबिया की उन्नतशील प्रजातियां और बुआई तकनीक पर जानकारी। बाजरा की बुआई पर तकनीकी जानकारी। आंवला के बागान में कीट और रोगों का नियंत्रण। प्रदेश में अधिकतर किसानों का रुझान सब्जियों की तरफ बढ़ने लगा है, लेकिन किसान पुरानी परंपरागत विधियों से सब्जियों की खेती करते हैं और लाभ नहीं उठा पा रहे। तो आइए लोबिया की फसल की सही उन्नतशील बीज और उन्नत बुवाई के बारे में मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र कानपुर देहात के डॉक्टर अरविंद कुमार यादव जी से। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि दलहनी फसलों का हमारी स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे पशुओं के स्वास्थ्य पर इसका बहुत सीधा असर रहता है। जहां तक किसान भाइयों इसकी उत्पादकता की बात है, तो जो हमारी राष्ट्रीय उत्पादकता के साथ साथ जो प्रादेशिक उत्पादकता है और उत्पादन है, उन दोनों में काफ़ी अंतर है। और उस अंतर का एक कारण ये होता है कि जो टेक्नोलॉजिकल गैप हमारे वैज्ञानिकों के बीच में और हमारे किसानों के बीच में है, अगर उसका गैप को अगर हमारे किसान भाई दूर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर हम अच्छी खेती कर सकते हैं। जहां तक लोबिया की खेती की बात आती है किसान भाइयों, इसकी खेती दो तरह से हमारे किसान भाइयों के द्वारा की जाती है। एक तो सब्जी के रूप में, दूसरा बीज उत्पादन के रूप में, और तीसरा इसका चारे के रूप में भी हमारे किसानों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। जहां तक किसान भाइयों इसके सफल उत्पादन के लिए कुछ वैज्ञानिक बिंदु हैं, जिसमें भूमि का चुनाव। चूंकि ये दलहनी फसल है, इसे अधिक पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए इसके लिए जो मिट्टी है वो हमारी हल्की मिट्टी, बलुई दोमट या दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती है। जहाँ तक किसान भाइयों इसकी खेत की तैयारी की बात होती है, इसमें प्रथम जुताई मिट्टी प्लेट हल से करते हैं और 1-2 जुताई कल्टीवेटर या हैरो से करके खेत को अच्छी तरह से भुरभुरा कर लेते हैं और पाटा लगा करके खेत को अच्छी तरह से समतल करके एक छोटे छोटे बेड के रूप में इसको तैयार कर लेते हैं। जहाँ तक किसान भाइयों इसमें खाद और उर्वरक की बात आती है, तो इसके लिए 10 से 15 किलोग्राम नाइट्रोजन और 20 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से जरूरत पड़ती है। जहाँ तक किसान भाइयों इसकी प्रजातियों की बात आती है, तो इसमें जो मुख्य रूप से प्रजाति हैं वो टाइप 2 प्रजाति है। इसके बाद यूपीसी 4200 है, यूपीसी 5287 प्रजाति है, वो प्रजातियां हैं। इसके साथ ही साथ रशियन जायंट, IGF
450 इस तरह से जो उन्नत प्रजातियां हैं, अगर उनका हम फसल उत्पादन में प्रयोग करते हैं तो अच्छा उत्पादन हमें प्राप्त किया जा सकता है। जहां तक किसान भाइयों इसके बीज उपचार की बात होती है, इसमें मुख्य रूप से बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो प्रारंभिक स्तर पर हमारे फसल में लग जाती हैं, जो ये बीज में होती हैं या जो भूमि से जनित बीमारियां होती हैं। इन बीमारियों से अपनी फसल के बचाव के लिए अगर हमारे किसान भाई अच्छी तरह से कोई भी फफूंदीनाशक दवा जिसमें कार्बनडाजिम है, बाबेस्टिन है या थीरम कोई भी दवा मिल जाती है, उसकी 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से अच्छी तरह से शोधित करते हैं और शोधन के उपरांत उसको छाया में उसको 4 से 6 घंटे सुखा लेते हैं ताकि बीज और दवा अच्छे से एक दूसरे के संपर्क में आ जाएं, जिससे कि उसका जो है प्रभाव अच्छी तरह से पड़े। और इसके बाद हम कोशिश ये करते हैं कि शाम के समय अगर इसकी बुआई की जाती है तो उत्पादन में इसके अच्छे प्रभाव प्राप्त होते हैं। जहां तक किसान भाइयों इसके कल्चर के उपचार की बात आती है तो इसके अच्छा उत्पादन के लिए एक लोबिया कल्चर आता है, जिसको बुआई के लिए हम लोग बोलते हैं राइजोबियम कल्चर के नाम से आता है, लोबिया के लिए स्पेसिफिक होता है। इसकी एक पैकेट जो मात्रा होती है वो 10 किलो पर्याप्त होती है और ये कल्चर को शोधित करने का एक वही अपना पुराना तरीका है। कल्चर के पैकेट को फाड़ करके उसमें डाल करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अच्छी तरह से उसको मिला लेते हैं और इसके बाद 10 किलो जो हमारा सुरक्षित बीज होता है उसको किसी पक्की फर्श पर या किसी टेबल पर रख करके डाल करके कल्चर को उसमें पूरी तरह से बीज के ऊपर फैला देते हैं और फैलाने के उपरांत हाथ से अच्छी तरह से उसको मिला देते हैं और मिलाने के बाद फिर वो 4-6 घंटे उसको छाया में सुखाते हैं और शाम के समय उससे बुआई करते हैं। आप देखेंगे कि बहुत अच्छा जमाव होता है। जहां तक किसान भाइयों बुआई के समय की बात आती है तो इसके बुआई का समय जून के अंत से लेकर के और ज़्यादा बेहतर ये रहता है कि जुलाई लगभग 20 से 25 जुलाई तक अगर इसकी बुआई की जा सकती है तो हमारे लिए चारा के पर्पज से भी, बीज उत्पादन के पर्पज से और इसकी जो मार्केट से जो हम सब्जी के रूप में हमारे किसान भाई इसका प्रयोग करते हैं, इसके लिए जहां तक ये है कि आप सीड ड्रिल से भी कर सकते हैं, नाई चोगा के माध्यम से कर सकते हैं। बस ज़रूरत इस बात की होती है कि इसमें लाइन से लाइन की दूरी करीब 40 से 45 सेंटीमीटर रखी जाती है और पौधे की दूरी करीब 25 से 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। अगर इस तरह से दूरी मेंटेन करते हैं तो हमें जो है जो अच्छा उत्पादन होता है वो प्राप्त होता है। बाजार की खेती इटावा, आगरा, मैनपुरी, मथुरा सहित कई जिलों में बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि बाजरा की उन्नतशील प्रजातियां एवं सही बुवाई विधि का जानकारी होना। और इस जानकारी के लिए हमने मुलाकात की है कृषि विज्ञान केंद्र इटावा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शंकर सिंह से। किसान भाइयों, खरीफ का आगाज हो चुका है और खरीफ की जो फसलें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण फसलें हैं। अभी हम किसान भाइयों से बात करेंगे बाजरा की। बाजरा एक बड़ी महत्वपूर्ण फसल है। बाजरा खास तौर से हमारे आगरा मंडल में बहुत तेज़ी से होता है और इधर जो है हमारे कानपुर मंडल में भी कई ज़िले हैं जो छुटपुट बाजरा की खेती करते हैं और वैसे तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं थोड़ा छुटपुट बाजरा की खेती होती है। पहली चीज़ तो यह है कि बाजरा की खेती जो है वो उसके लिए हम कौन सा खेत का चुनाव करें। खेत के चुनाव के लिए ज़रूरी है कि ऐसा खेत जो का पानी ना भरे, जिसमें जल निकास की सुविधा हो, पानी बरसे और निकल जाए, ऐसे खेत जो है वो बाजरा की खेती के लिए सर्वोत्तम माने गए हैं। बाजरा के खेत की तैयारी के लिए इस समय जो है वो एक जुताई गहरी मिट्टी पलटने वाले हल से 2 जुताइयाँ कल्टीवेटर से करके खेत को पाटा लगा करके तैयार कर लेना चाहिए। अब बात आती है कि उर्वरक कितना डालें, क्योंकि बाजरा जब हमारा 50 कुंटल 55 कुंटल की पैदावार देगा रूप से हमें उर्वरकों की भी ज़रूरत पड़ेगी और उर्वरकों की ज़रूरत के लिए जो हमारी संकर किस्में हैं उनमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास, 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट, इस हिसाब से जो है इसकी मांग है, रिक्वायरमेंट है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आधी नाइट्रोजन की मात्रा और फास्फोरस, पोटास, जिंक जो भी डालना है, इनकी पूरी मात्रा बेसल ड्रेसिंग में बुवाई के समय खासतौर से कूड़ों में बुवाई की जाए, लाइन से बुवाई की जाए और लाइनों में ही खाद का इस्तेमाल किया जाए तो उसके बेहतर परिणाम किसान भाइयों को मिलेंगे। बाजरा का जो बीज है या जो बाजरा की किस्में हैं ये भी हमारे उत्पादन को सीधे प्रभावित करती हैं। अब आजकल देखा जा रहा है कि जो हमारी देसी प्रजातियां थीं, बाजरा मैनपुरी के नाम से, मैनपुरी के नाम से विख्यात था,
जो चारे के लिए अच्छा था, उसका दाना भी, उसकी रोटी भी बहुत अच्छी होती थी। लेकिन कम उत्पादन के कारण इसको किसानों ने पसंद नहीं किया और संकुल प्रजातियां 1-2 WCC 75 जो पुरानी प्रजाति है संकुल में अच्छी प्रजाति है, लेकिन ख़ासतौर से जो हमारी संकर प्रजातियां हैं उनमें विशेष तौर से राज 171 है, पूसा 322 है, पूसा 23 है, ICMH 451 है। ये प्रजातियां 40 से 50 कुंटल तक की पैदावार देती हैं और संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए संस्तुत की गई हैं। इन प्रजातियों का जो है वो चुनाव किसान भाई करें और अच्छी प्रजातियां निजी कंपनियां भी हाइब्रिड सीड अच्छा दे रही हैं, वहाँ से लें। तो उसके लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर में बीज की मात्रा पड़ती है। एक चीज़ और बड़ी महत्वपूर्ण है कि किसान भाई यदि अपने घर का बीज बो रहे हैं तो इसमें चूंकि कंडुआ की बीमारी आमतौर पर होती है, अर्गट की बीमारी होती है, तो इन बीमारी के जो ग्रसित बीज हैं वो यदि 20% नमक का घोल बना करके एक बाल्टी में और पूरे बाजरा को उसमें डाल दें तो ग्रसित बीज ऊपर तैरने लगते हैं और इन बीजों को आसानी से छलनी की मदद से बाहर निकाल करके बीज जो है अच्छे बीज जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। जो भीगा हुआ बीज है वो सुखा करके छाया में और फिर उसका बीज शोधन अनिवार्य है। बीज शोधन जो है वो किसी भी फंजीसाइड दवा, थीराम है, कैप्टान है और इनकी 1-2 ग्राम मात्रा और 1 ग्राम कार्बेंडाजिम, इस तरीके से 1 किलो बीज के लिए उपचार करके और तब छाया में सुखा करके बीज जो है बाजरा की बुवाई करनी चाहिए। अब बात खास तौर से ये आती है कि हम बोएं कैसे। 45 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रखते हुए और 15-20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी या बीज से बीज की दूरी 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में बो करके इस तरीके से हम इसकी बुवाई करते हैं सीड ड्रिल से, तो बाजरा जो है वो बहुत अच्छा होता है। बात आती है समय की, चूँकि बाजरा की फसल जो है कम अवधि की फसल है, इसलिए इसकी बुवाई मध्य जुलाई से 15 जुलाई से लेकर के और 15 अगस्त के बीच कर दी जाए तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। दूसरा, रबी की फसल भी प्रभावित नहीं होती है, वो भी हमारी समय से बोने के लिए खेत हमारे तैयार मिल जाते हैं। इस प्रकार किसान भाई यदि इस प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए इस वैज्ञानिक ढंग से बाजरा की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से उनको खरीफ में निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। आंवला के बाग प्रतापगढ़, रायबरेली सहित तमाम ऐसे प्रदेश हैं जहां पर ये खेती की जाती है। इस समय चूंकि बाग में फल लगे हुए हैं, उन पर कुछ हानिकारक कीटों का प्रकोप भी देखा जा रहा है। इस हानिकारक कीटों का नियंत्रण कैसे करना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गाजीपुर के पौध सुरक्षा वैज्ञानिक डॉक्टर RP सिंह। आंवले में कई प्रकार के कीट और रोग लगते हैं जिसके कारण जो है अच्छी तरीके से फलत नहीं मिल पाती है और अच्छा लाभ नहीं मिल पाता है। आंवले की फसल में जो प्रमुख कीट लगते हैं उसमें है छाल खाने वाला अथवा तना छेदक कीट। इसकी जो हानिकारक अवस्था होती है वो सूंडी वाली अवस्था होती है और सूंडी छाल के अंदर छिद्र करके प्रवेश कर जाती है और टेढ़ी मेढ़ी सुरंग बना करके छाल को अंदर ही अंदर खाती रहती है। और आप देखेंगे पीछे जो है छाल का बुरादा जो है वो छोड़ती रहती है और ये जो बुरादा है साथ में जो है एक प्रकार का एक्सक्रीटा भी छोड़ती है
जो कि एक प्रकार के जाल से ये बुरादा बंधा रहता है। किसान भाइयों, यदि इस प्रकार के कीट का प्रकोप यदि आपके बगीचे में दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले आप कार्य ये करें, आप अपने बगीचे को जो है साफ़ सुथरा रखें, खरपतवारों से मुक्त रखें। तने में छिद्र यदि नज़र आ रहा है, यदि जाला बनाया हुआ है कीड़ा जो है या, तो उसको लोहे की तीली से अच्छी तरीके से आप साफ़ कर दें। ऐसा यदि जब करेंगे तो जो यदि सूढ़ी जो है कहीं छिपी हुई है तने के अंदर अथवा छाल के अंदर, तो वह तीली से साफ़ करने पर वो नष्ट हो जाएगी। जब आपके बगीचे में तना छेदक अथवा छाल खाने वाले कीट का प्रकोप अधिक हो तो ऐसी दशा में जो बुरादा है उसको जो है अथवा जाल को साफ़ करके आप क्लोरोवास के 0.05% मात्रा का घोल तैयार करके रुई से भिगो करके और तीली की सहायता से आप छिद्र के अंदर डाल दें और डालने के तुरंत बाद जो है गीली मिट्टी से यदि आप बंद कर दें तो इस कीट की रोकथाम आसानी से हो जाएगी। दूसरा जो सबसे प्रमुख कीट नुकसान पहुंचा रहा है इस समय वो है सूट गॉल मेकर। सूट गॉल मेकर की जो पहचान है, आप देखेंगे पौधे की जहां पर बढ़वार होती है उसके अग्रभाग में जो है सूढ़ी छिद्र करके प्रवेश कर जाती है और धीरे धीरे वहां पर जो पोषक तत्वों की आपूर्ति है, जो भोजन है, वह जो है बाधित होती है और पौधे की बढ़वार आगे की तरफ नहीं हो पाती है और जहाँ पर ये सूढ़ी जो है प्रवेश करती है उस स्थान पर गांठ बन जाती है। तो इस कीट का प्रकोप जब अधिक हो जाता है तो पौधे की जो बढ़वार है वह जो है काफ़ी हद तक प्रभावित होती है और ऐसे प्रभावित पौधों में अच्छी प्रकार से फलत जो है नहीं हो पाती है। यदि ऐसा प्रकोप कहीं नज़र आ रहा है आपके बगीचे में तो आपको तुरंत उस प्रभावित टहनी को काट करके और एकत्र करके जला देना चाहिए और कटाई के बाद जो है को मोनोक्रोटोफास की 0.05% मात्रा का घोल तैयार करके 2 से 3 छिड़काव यदि आप करते हैं तो जो सूट गॉल मेकर कीड़ा लगता है आंवले के बगीचे में, इसकी रोकथाम आप आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार जो है कुछ प्रमुख रोग भी नज़र आ रहे हैं जिनमें जो है गिरोई रोग प्रमुख है। इस रोग का जो प्रकोप है वो सर्वप्रथम पत्तियों पर दिखाई देता है। पत्तियों पर गोल अथवा अंडाकार गिरोई के आकार के यानी कत्थई रंग के धब्बे जो है नज़र आते हैं और जब इस रोग की उग्रता बढ़ती है तो संपूर्ण पत्तियों पर फैल जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं जब पत्तियों पर ये गहरे भूरे रंग के धब्बे फैल जाएंगे, हरा भाग समाप्त हो जाएगा, तो पत्तियों से ही भोजन का निर्माण होता है और भोजन निर्माण की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी हद तक बाधित हो जाती है इस रोग के प्रकोप के कारण। तो पौधे की बढ़वार प्रभावित होती है और फलत जो है वो अच्छी नहीं प्राप्त होती है। इस रोग का लक्षण यदि कहीं नज़र आ रहा है तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों डाइथेन Z78 की 0.2% मात्रा का घोल तैयार करके 2 से 3 छिड़काव यदि 10 दिनों के अंतराल पर करते हैं तो इस गिरोई नामक जो रोग है इसकी रोकथाम आप आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा मैंने आपको बताया है आंवले के बगीचे में कीट एवं रोग प्रबंधन के बारे में यदि ऐसा आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आंवले से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। फसलों से अच्छा उत्पादन लेने हेतु फसल को कीट और रोगों से मुक्त रखना आवश्यक होता है, परंतु किसान भाई अंधाधुंध रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते आ रहे हैं जिससे भूमि और पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ने के साथ साथ किसानों का लागत खर्च भी बढ़ रहा है। इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु कृषि वैज्ञानिकों ने विभिन्न जैवनाशी रसायनों का इजाद किया है, जिस पर संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शिवदयाल धाकर जी। जैविक खेती का जो नई तकनीक आई है, पशु मूत्र का उपयोग कैसे करें ताकि पशु मूत्र के उपयोग से कीटनाशक, बीमारी नाशक और पोषक तत्व ये सारी चीज़ें किसान को मिल जाए तो रासायनिक उर्वरक और रासायनिक दवाएं जो काम में ले रहा उस सब से छुटकारा मिल सकता है। पशु मूत्र का अर्थ यह है कि जो भी 4 पैर वाला पशु है, इसमें कोई किसान ये शंका नहीं रखेगा कि भाई पशु मूत्र का मतलब गिर नस्ल की या देसी गाय होनी चाहिए, ऐसा नहीं। 8-10 चीज़ें जो मिश्रण करके अगर 10 से 15 दिन के अंदर सड़ा दें ऐसे प्लास्टिक के ड्रम में, तो उसके बाद छान करके जो दवाई बनेगी वो कीटनाशक, बीमारी नाशक और खुराक तीनों का काम करेगी। इसमें उदाहरण के तौर पे जैसे 10 लीटर पशु मूत्र है, 10 लीटर पशु मूत्र के अंदर 2 किलो ताज़ा गोबर,
और 2 किलो नीम के पत्ते, नीम के जो जिस पे पत्ता लगा हुआ होता है डंठल सहित, वो 2 किलो नीम के पत्ते डालने हैं। आधा किलो आंकड़ा, जो सफ़ेद आंकड़ा हो चाहे देसी कोई सा भी आंकड़ा हो, आंकड़े के पत्ते, हरे पत्ते डाल के रखते हैं। आधा किलो एक काला आंकड़ा बोलते हैं जिसको आप नसरगंडी कहते हैं उसको, ये काला आंकड़ा सब जगह नालियों के किनारे वगैरह सब जगह मिल जाता है। इसको गाय भैंस बकरी वगैरह कोई नहीं खाते हैं। और आधा किलो एक जरमरी करके सभी जगह, ये भी सभी जगह मिल जाती है, जिसके छोटे छोटे कांटे होते हैं और पीले कलर के फूल होते हैं। इसको भी कोई गाय भैंस बकरी खा जाता है तो मर जाता है, तो अनावश्यक रूप में नुकसानदायक भी है, वो चीज़ें इसमें काम में आ सकती है। इसके साथ 250 ग्राम लहसुन, जो गांठे सहित उसको थोड़ा पत्थर से फोड़ करके उस लहसुन की गुड़ी फूट जानी चाहिए। पाव भर गुड़, देसी गुड़ हो चाहे बेली का जो ठोस गुड़ हो वो डाल देते हैं। और 100 ग्राम धतूरे के डोडे, धतूरा आता है उसके डोडे रहते हैं, हरे डोडे, उनको भी कूट के इसमें डाल दें। इसके साथ में 50 ग्राम तंबाकू, जो भी तंबाकू के पत्ते हैं वो तंबाकू के पत्ते डालते हैं। और 10 से 20 ग्राम मिर्ची, आकी मिर्ची को थोड़ा कूट लें, कूट करके इसमें डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को 15 से 20 दिन तक प्लास्टिक के ड्रम में गड़ाएं या मटके के अंदर सड़ाएं। स्टील का या तांबे का कोई पात्र है उसमें नहीं गड़ाएं, क्योंकि पशु मूत्र के अंदर एसिड होता है, अगर उसमें गड़ा दिया तो उसमें छेद पड़ जाएंगे। इसलिए प्लास्टिक का पात्र, कोई भी बाल्टी है, टब है, ये ड्रम है या मटका है, इसमें किसी से भी 15 से 20 दिन तक सड़ाने के बाद में रोज़ इसको सुबह शाम लकड़ी से हिलाना है। सुबह शाम हिला करके ये ढक्कन वगैरह जो भी है उससे ढक दें। ढकने का अर्थ ये है कि कोई बच्चे वगैरह इसको नुकसान नहीं पहुंचाए, इसके अंदर हाथ नहीं डालें। ये चिंता नहीं करें कि एयर टाइट होना चाहिए, एयर टाइट करने की कोई आवश्यकता नहीं। बाल्टी है तो उसके ऊपर कपड़ा बांध दें, या कोई टब है तो पत्थर रख दें, या कोई ढक्कन ढक दें, ताकि बच्चे वगैरह इसको नुकसान नहीं पहुंचाए। और सुबह शाम रोज़ इसको हिलाते रहें, वापस ढक दें। छाया के अंदर जो इसको रखें। 15 से 20 दिन के बाद में इसको छान करके बगदा निकलता है, उसको आपकी जो भी रोड़ी है डाल दें, वर्मी कंपोस्ट है तैयार करें तो उसमें डाल दें। और इसके तरल पदार्थ को वापस जरी कैन में भरना है। जरी कैन में भरने के बाद इसका प्रयोग करना अब फसल के ऊपर प्रयोग करते समय एक टंकी, जैसे 15 से 16 लीटर की टंकी आती है, अपन दवाई छिड़कने वाली टंकी होती है, उसके अंदर केवल 2 लीटर डालना। 2 लीटर ये डाल दिया और बाकी बचा जो पानी से भर दिया। अब फसल के ऊपर छांटना, ध्यान ये रखना कि कोई भी फसल, पहला छिड़काव फसल में 30 से 35 दिन की अवस्था में करना है, दूसरा छिड़काव 45 से 50 दिन की अवस्था में करना, तीसरा छिड़काव 60 से 65 दिन की अवस्था में छिड़काव करना है। 3 छिड़काव, कोई दाल वाली, अनाज वाली, तिलहन वाली कोई फसल है, उनके अंदर 3 छिड़काव पर्याप्त होते हैं। और 1 बीघा में कम से कम 6 टंकी ये पदार्थ छांटना है। किसान क्या करते हैं, कोई भी दवाई हो उसको 6 टंकी के बजाय 3 टंकी कर देते हैं और दवाई 6 टंकी की डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। 6 टंकी 1 बीघा में छांटना, तो प्रत्येक टंकी में 1 बीघा के अंदर यानी 12 लीटर ये तरल पदार्थ चाहिए। अगर सब्जी वाली फसल है तो सब्जी वाली फसल में भी प्रथम छिड़काव 30 से 35 दिन की अवस्था में करना, और उसके बाद में हर 15 दिन के ऊपर छिड़काव करते रहना, जब तक वो फसल फल दे रही है या फलदार बगीचा है तो उसका 30 दिन की अवस्था के बाद में हर 15 दिन के ऊपर छिड़काव करते रहना चाहिए। 30 दिन की अवस्था से कम अवस्था में अगर छिड़काव कर दिया तो पौधा मर सकता है, क्योंकि इसमें एसिड रहता है और कंसंट्रेशन जो इसकी सांद्रता अगर आपने 2 लीटर डाल दी तो पौधा इतना सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए 30 से 35 दिन की अवस्था के बाद में इसको छिड़काव करना है। इससे क्या होगा, ये पौधा इसके रस को ग्रहण करेगा, चूसेगा, तो पौधे के रस के अंदर ये जहर के रूप में जमा हो जाएगा, तो कोई कीड़ा बीमारी पास में भटकेगा भी नहीं, पौधे के ऊपर बैठना तो दूर की बात है। इसके अंदर जैसे नीम के पत्ते, पशु मूत्र और गोबर डाला तो उसके अंदर जो खुराक रहती है वो खुराक भी पत्तों को मिलेगी। सीधे पत्ते के द्वारा पौधे को खुराक मिलेगी तो पौधा तंदुरुस्त रहेगा, और तंदुरुस्त रहेगा और कीड़ा बीमारी नहीं लगेगा तो उत्पादन, स्वतः ही उत्पादन में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। जो उत्पाद आएगा वो भी जैविक रहेगा और बीमारी रहित और रासायनिक तत्वों के रहित रहेगा।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए तमाम प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है चैतई बलरामपुर के सुरेश तिवारी ने। आपने रोटावेटर के कार्यविधि पर जानकारी चाहिए। किसान भाइयों, हर खेती के पहले खेत तैयार करना एक प्रमुख कार्य होता है, जो कि आजकल की आधुनिक खेती में ससमय इसकी तैयारी बहुत ही आवश्यक है। ससमय खेत अगर आपका तैयार रहेगा तो आप समय से बीज की रुपाई कर सकते हैं और समय से बीज की रुपाई से ही अच्छे उत्पादन की अपेक्षा की जा सकती है। परंपरागत खेत तैयार करने में ट्रैक्टर के उपयोग के साथ कल्टीवेटर वगैरह का प्रयोग किया जाता है। के प्रयोग से आप एक बार में खेत तैयार नहीं कर पाते हैं, उसको 2-3 बार खेतों में चलाना पड़ता है और उसके बाद लकड़ी के पाटा से, प्लैंकर से उसको समतल किया जाता है। इस तरह से एक ट्रैक्टर को खेत तैयार करने में खेत में कम से कम 3 से 4 बार जाना पड़ता है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए एक मशीन है खेत तैयार करने की, जिसे हम रोटावेटर के नाम से जानते हैं। ये किसी भी जो आम ट्रैक्टर है उससे यह परिचालित होता है। इसकी खूबी ये है कि ये केवल एक बार में न ही आपके खेत को बिल्कुल तैयार करता है, बल्कि उस पर एक अच्छा पाटा भी देता है और आप इसके परिचालन के तुरंत बाद बुआई कर सकते हैं। किसी भी परंपरागत ट्रैक्टर में बहुत ही आसानी से जोड़ा जाता है। 4 एकड़ प्रतिदिन ये जुताई कर सकता है। जुताई जब भी हम रोटावेटर के साथ इस्तेमाल करते हैं सब, तो उसमें जुताई के साथ साथ बिल्कुल तैयार खेत की बात हम करना चाहेंगे। अगर आप इससे रोटावेटर का प्रयोग करते हैं तो करीब आपको 1000 से 1500 रुपये की सीधी बचत होती है और इसमें जो डीजल की खपत होती है वो 3.5 से 4 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से अगर 35 HP का ट्रैक्टर आप यूज कर रहे हैं वही दर होता है जो दर आप कल्टीवेटर में यूज करते हैं। तो डीजल की खपत देखने में ये बहुत भारी भरकम मशीन लगती है, लेकिन डीजल की खपत में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा आधा लीटर प्रति घंटा का फ़र्क पड़ता है। तो खर्चे के हिसाब से अगर देखें तो भी ये किफ़ायती है और जो गुण खेत में। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर जो कि है 1800-425-4085 में शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच कभी भी संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। और फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे AK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। नौमिनी गोल्ड अनोखी तकनीक है जापान की।